वेलकम डियर स्टूडेंट। आज बात करने वाले हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एट हाइट एच और एट डेप्थ। उसके बाद में हम लोग का डिस्कशन होगा कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैं इस पर एक सेपरेट ही वीडियो लेक्चर तैयार कर रहा हूँ ताकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिले, क्योंकि इस पर कई सारे सवाल जो है PYQs में आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही इजी सा होता है पार्ट और हमें आसानी से इसके आंसर भी निकालते आ सकते हैं। तो एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो होगा डिटेल डिस्कशन होगा। आप अगर चाहे तो PYQs पर डायरेक्टली जा सकते हो, इस वीडियो को यहाँ पर स्किप करा के कुछ पोर्शन। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो देखिए क्या होता है ना, अगर ऑब्जेक्ट है सरफेस पर रखा हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया है, एंड दिस इज अर्थ। तो अर्थ का एंटायर मास इज अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस सेंटर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अर्थ का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड लेने वाले हैं सेंटर पर, और ये बॉडी है जो यहाँ पर रखी है। तो यहाँ पर देख लीजिए ग्रेविटी, पहले ग्रेविटी का बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेविटी इज अ फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी टूवर्ड इट्स सेंटर। तो एक तरीके से हम लोग ग्रेविटी मतलब फोर्स ही ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्पेसिफाइड फोर्स है, दैट इज अप्लाइड बाय अर्थ। एक्सेलरेशन जो होगा बॉडी को मिलने वाला है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो एक्सेलरेशन के बारे में कई बार ये मिसलीड हो जाता है बच्चों को कि लगता है बॉडी शुड बी इन अ मोशन। नॉट नेसेसरी। जैसे कि अभी हम लोग अगर अर्थ पर है, सरफेस पर है, तो वी आर फीलिंग आर वेट, दैट इज वेट इज गिवन बाय m into g, राइट। बट स्टिल राइट नाउ वी आर नॉट इन अ मोशन, वी आर राइट नाउ इन अ रेस्ट कंडीशन। हम लोग खड़े हैं, फिर भी हम लोग का वेट है, एंड द वेट, टू गेट द वेट वी गेट लाइक फोर्स इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्सेलरेशन के बारे में मिसकॉन्सेप्शन कई बार हो जाता है बच्चों का कि एक्सेलरेशन अगर है तो बॉडी शुड बी इन अ मोशन। नॉट नेसेसरी, राइट, नॉट नेसेसरी। यहाँ पर तो नॉट नेसेसरी मैं बोल दूंगा। चलिए ठीक है बच्चों, देख लीजिए इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, क्योंकि एज इफ आई एम कंसिडरिंग अर्थ एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो r होने वाला है। ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर अर्थ इज एक्सर्टिंग ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आर बॉडी, एंड दैट फोर्स इज लाइक g m into m डिवाइडेड बाय दैट डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है। and this kind of force, which is attractive force, we will experience in terms of our weight. so mg इसको दिखा देते हैं। यहाँ पर m और m कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक फॉर्मूला मिल चुका है, gm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये किस पर डिपेंड होता है बच्चों, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, acceleration due to gravity is entirely depending on the mass of that planet and mass of that planet and square of radius of that planet। तो अगर मून पर चले जाए तो मून का मास अलग है, मून का रेडियस अलग होगा, तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी अलग ही होगा। तो ये प्लैनेट के हिसाब से चेंज होते रहता है। लेकिन यहाँ पर मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ बच्चों, जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें समझना है। मैंने जो फॉर्मूला दिया है ये फॉर्मूला सही है इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ दैट प्लैनेट। बट क्या हो जाता है ना, कई बार सवाल आ जाता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ प्लैनेट। तो इसको एक स्पीयर की तरह मान के चलते हैं, तो मास कैन बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। देखिए ये फॉर्मूला तो आपको पता है, डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट। तो मास कैन बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, जो स्पीयर है तो उसका 4/3 πr3। अच्छा, इसमें और एक चीज देख लीजिए, मास को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं एज इफ अ सॉलिड स्पीयर, जिसकी डेंसिटी हर जगह पर कांस्टेंट है, जो हमें पता है कि विच इज नॉट रियल। तो ये पूरी तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्विंग के हिसाब से ही आपके 12th के सिलेबस के अनुसार, जेई नीट के अनुसार बात करें तो यस, डेंसिटी वी आर अज्यूमिंग ऑफ अर्थ एज अ कांस्टेंट। ठीक है। तो अभी मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ बच्चों, यहाँ पर इसको यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, इसको इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। तो G इज इक्वल टू ये कैपिटल G डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, मास की जगह पर लिख दूँ रो 4/3 πr3। तो आप समझ गए हो कि यहाँ पर एक आर स्क्वायर के साथ में ये यहाँ पर कैंसिलेशन हो जाएगा, और फिर फाइनली G इज इक्वल टू जी रो 4/3 पाई, और देखिए ना ये कैंसिलेशन के बाद यहाँ पर r बच जाएगा, तो r। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
अगर हम दो अलग अलग प्लैनेट को कंपेयर करते हैं और कहीं जाकर प्लैनेट की डेंसिटी के बारे में बताया गया हो, तो मैं सीधे सीधे बोलूँ तो ये तो इसके लिए अगर बात करें, इस प्लैनेट के लिए बात करें तो यस, हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर लिख सकते हैं। लेकिन जब दो प्लैनेट्स को कंपेयर किया जाता है और इस पर क्वेश्चन आता है, तो दैट टाइम यू शुड नॉट फॉरगेट लाइक जी प्रोपोर्शनल टू रो ऑल्सो, ये डेंसिटी पर भी डिपेंड होता है। अगर कोई बता दे आपको कि बोथ डेंसिटीज आर सेम, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर यही लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर दो प्लैनेट को कंपेयर किया है और दोनों का डेंसिटी कुछ अलग अलग दिया है, तो यस, आपको ये भी यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये एक पार्ट हो गया, मैं दूसरे पार्ट पर जाता हूँ। चलिए, वेरिएशन ऑफ जी, तो इसमें अबव द सरफेस ऑफ अर्थ के बारे में काम करते हैं, इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए सरफेस से, ये सरफेस से हमने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाया। अभी तक क्या था ना, इसको समझ लीजिए बच्चों, बहुत ही डिटेल में समझ लीजिए। अर्थ का डायमेंशन ज़रा आप एक बार देख लीजिए, और इस डायमेंशन के कंपैरिजन में अगर बात करें तो डेफिनेटली हाइट जो है ये कहीं ना कहीं रेडियस के इक्विवेलेंट दिख रही है। या फिर अगर मैं बात करूं इन शॉर्ट, हाइट इज कंपेरेबल टू रेडियस। हाइट r/2 r/3 कुछ भी हो चलेगा, बट इट शुड नॉट बी वेरी वेरी स्मॉल। तो हम लोग जो अभी डिस्कशन करने वाले हैं इन दैट डिस्कशन, ये जो हाइट है कहीं ना कहीं आर के कंपैरिजन में होगी या फिर बड़ी होगी, काफ़ी बड़ी होगी। दूसरी चीज़, सेंटर ऑफ अर्थ और ये जो ऑब्जेक्ट है इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर h प्लस ये r या फिर r प्लस एच लेने वाले हैं। इसी को सेंटर टू सेंटर वाला जो डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर वाला जो डिस्टेंस है, जिसको हम लोग r प्लस एच बोलने वाले हैं, इसी को हम इसके आगे लिखने वाले हैं स्मॉल r। तो स्मॉल r का इस्तेमाल काफ़ी हद तक बढ़ने वाला है और ये इंपॉर्टेंट भी होगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें अभी फॉर्मूला किस तरीके से तैयार होगा तो समझ लीजिए। एट दैट पर्टिकुलर हाइट द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी लाइक जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाई इनके बीच का जो डिस्टेंस मैंने बताया आपको आर प्लस एच इस ब्रैकेट का स्क्वायर। ये आ गया। लेकिन बॉडी वहां पर है तो दैट विल ऑल्सो एक्सपीरियंस ऑफ वेट। तो वेट मतलब यही फोर्स हम लोग वेट की फॉर्म में फील कर रहे हैं। तो एम इंटू जी और सफिक्स एच है, समझ लो सफिक्स एच है, ये छोटा सा एच दिया है। कई बार बच्चे ना एम जी और बाद में इसको एच को ऊपर करवा देते, तो ये एम जी एच इज अ पोटेंशियल एनर्जी, ये अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सफिक्स एच है, ये समझने के लिए कि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं एट दैट पर्टिकुलर हाइट एच, तो हमें जी और इसको सफिक्स एच का इस्तेमाल करना है। तो देखिए बच्चों, वापस से एम कैंसिल हो गया, तो जी एच एट दैट हाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज यस जी एम बाय आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। अच्छा, अभी दूसरी चीज़ जो है, क्योंकि इस पर जो है ना, इस पर इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कॉन्सेप्ट को थोड़ा मिक्स करवा दिया जाता है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट टर्म है, तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा। इफ सम टाइम नीडेड जी एम कैन बी रिप्लेस्ड बाई जी आर स्क्वायर। इसको थोड़ा समझ लो, प्रॉपर समझ लो, मैंने क्या बोला, जी एम कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर। तो जहां जरूरत होती है और कई बार जरूरत होने वाली है और कई बार क्वेश्चंस में देखा गया है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो हम इसी को यहां पर इस्तेमाल कर ले तो क्या होगा, तो जी एच इज इक्वल टू इसकी जगह पर स्मॉल जी और आर स्क्वायर। स्मॉल जी का मतलब तो आपको पता है, ये स्मॉल जी जो बताया मैंने, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये यहाँ पर रखा था तब हमने निकाला, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट। तो इसको ध्यान में रखना है अपने। तो फिर क्या हुआ, तो यहाँ पर फॉर्मूला देख लीजिए, मैंने जी एम की जगह पर ये जी आर स्क्वायर को प्लेस कर दिया और नीचे जो था वो आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर था। ठीक है, इसी को थोड़ा अलग अंदाज में लिखते हैं, जी एच इक्वल टू जी और इन ब्रैकेट आर बाय आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर। या तो आप डायरेक्टली इसका इस्तेमाल करना सीख लो, इसका इस्तेमाल करना होगा, या फिर चलिए, या तो इसका इस्तेमाल करना होगा, या फिर कई बार सम सॉल्विंग के लिए हमें इसको ऐसा भी लिखते आना चाहिए, जी एच इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर वन प्लस एच बाय आर
ब्रैकेट स्क्वायर। इसी को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, तो थोड़ा समझ में आ रहा होगा कैसे कर सकते हैं मॉडिफाई। तो यहाँ दिखा देता हूँ मैं, जी एच इज इक्वल टू जी। तो अगर मैं आर रख दूँ ऐसे ही और नीचे आर कॉमन निकाल दूँ तो 1+h/r लिख सकते हो, और ये इसका पूरा स्क्वायर था। तो आर आर कैंसिल हो गया, तो वापस से फिर यही चीज़ आ रही है। ठीक है, जैसी ज़रूरत हो उसके हिसाब से हमें एडॉप्शन करना पड़ेगा, ये समझ लो। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया एट हाइट h। अच्छा, अभी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आने वाला है, उसको थोड़ा ध्यान से गहराई से समझ लो बच्चों। क्या होगा इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, अगर ऐसा कुछ हो तो क्या होगा। तो जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर दिया है ना, इसको मैं थोड़ा अलग से ले लेता हूँ। जी एच इज इक्वल टू जी, और ये 1+h/r, ये पावर जो 2 था ये ऊपर -2 हो गया। और एक बाइनोमियल थ्योरम होता है। कौन सा थ्योरम होता है? बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम इसको लिख सकते हैं जी एच इक्वल टू जी 1, और ये पावर लिख देता हूँ मैं माइनस यहाँ पर 2h/r। बस आपको ये ध्यान में रखना है। फॉर्मूला मैंने क्या दे दिया, समझ में आ गया? ये बाइनोमियल थ्योरम, अभी बाइनोमियल थ्योरम कहाँ से आया कैसे आया तो आपको समझना है, मैथ्स के टीचर आपको पढ़ा देंगे। और हमें फिजिक्स में तो कई बार इसका इस्तेमाल करना होता है, तो ये बेसिक मैथ्स होता है, बेसिक लेवल का मैथ्स होता है। मैं थोड़ी मतलब इसमें इसको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे कि 1+x है और पावर n है, ये एक क्वांटिटी है। तो x की वैल्यू जो है ना वेरी वेरी लेस देन अगर 1 हो, तो आप इसका एक्सपांशन 1+nx और प्लस इसके कुछ हाइयर टर्म्स होती है, इसकी कुछ हाइयर टर्म्स होती है जिसको निग्लेक्ट करना होता है, इसकी कुछ हाइयर टर्म्स होती है जिसको निग्लेक्ट करना होता है। आप बोलोगे सर निग्लेक्ट क्यों करना है, तो मैं एक एज एन एग्जांपल दिख देता हूँ कि जैसे x की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 है, मान लीजिए 2 का मैंने स्क्वायर किया तो मुझे 4 मिल जाएगा, लेकिन 0.2 का स्क्वायर कर दिया तो 0.4 मिल जाएगा, राइट है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ ना, एक्सट्रीमली सॉरी, 0.04 मिल जाएगा, है ना। तो होता क्या है इसमें, जैसे ही डेसिमल पॉइंट में हम लोग लेना शुरू कर देते हैं तो उसका नंबर घटना शुरू हो जाता है, उसका नंबर क्या होना शुरू हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है ना, हाइयर ऑर्डर की टर्म अगर n स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स पावर 5 है, 4 है, 6 है, जो भी होगी वो पूरी की पूरी हाइयर टर्म यहाँ पर निगलेक्ट होने वाली। ठीक है, तो यहाँ बस इसी लॉजिक को अप्लाई कर देते हैं और ये फॉर्मूला यहाँ पर है, आपको ध्यान में रखना है। बट इसमें बहुत रिस्क होता है। ये h जो होता है ना बच्चों, ये h नियरली लाइक 5 to 6% और मैक्सिमम अप टू 7%। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट हम लोग रूल नहीं बना सकते। ये 5, 6, 7% तक ले सकते हैं ऑफ दैट ऑफ आर। जैसे कि रेडियस ऑफ अर्थ है, इसका 5 to 6% या फिर 7% तक ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकते हैं हम इसको। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता रहा हूँ मैं, मतलब ये तो स्टैंडर्ड रेफरेंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि इतना तक ये खींच जाएगा, जिसमें हम लोग बाइनोमियल थ्योरम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट हाइट h। ओके, यहाँ तक तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर होगा अब यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट डेप्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ। अभी डेप्थ के बारे में बात करते हैं, तो डेप्थ में क्या होगा वो समझ लो। अभी क्या होता है ना कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट को मेजर करना है, तो मेजर करते समय मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, तो इसको हमने डेप्थ इस्तेमाल कर लिया, डेप्थ के लिए वर्ड यूज़ कर लिया d। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर सेंटर से बात करें, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर से देखें तो यहाँ पर है, और कितना डिस्टेंस पर है, ये r-d डिस्टेंस पर है। ठीक है, r-d डिस्टेंस पर है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जैसे इतना जो स्पीयर मुझे दिख रहा है, ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। इतना जो स्पीयर मुझे दिख रहा है, स्पीयर को मैं ले लूँगा, स्पीयर का मास m डैश ले लूँगा, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं r-d की तरह मान के चलूँगा। ओरिजिनल जो स्पीयर था ये स्पीयर था, ओरिजिनल स्पीयर।
और अभी ये नया स्पीयर हम लोगों ने मान के चला। अच्छा, आप बोलोगे सर बाकी का क्या हुआ, मतलब ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसका क्या होगा? सो मैं इसके लिए बता दूं आपको, इट इज़ बिहेविंग लाइक अ शेल। जो मास यहाँ पर रखा है इस मास के लिए, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है विल बिहेव एज अ शेल, स्फेरिकल शेल। तो शेल में होता क्या है, इसको भी मैं बस एक सेकेंड में यहाँ पर डिस्कस कर दूं। मान लीजिए ये स्फेरिकल पार्ट है ना, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो, यहाँ पर रख दिया हो मान लीजिए। तो अगर यहाँ पर रख दिया है तो होता क्या है, मैं एक रफली आपको आइडिया दे रहा हूँ। इसको मैं ऐसे कुछ दिखा दूँ आपको। इमेजिन करो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो यह एलिमेंट शेल का इसको खींच रहा है इधर, और यह एलिमेंट ज़्यादा है, हालांकि ज़्यादा है लेकिन कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये डिस्टेंस भी तो ज़्यादा है, तो ये भी इधर खींचेगा। तो कमाल की बात तो यह है, ये आप मैथमेटिकली भी बाद में निकाल सकते हो। ये कमाल की बात तो यहाँ पर बच्चों ये है, ये आगे हमें फील्ड में भी आने वाला है तो उससे समझ में आएगा डिटेल में। मैं थोड़ा रफली एक आइडिया दे रहा हूँ कि इमेजिन कर लो कहीं पर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सिमेट्रिकली डिवाइड करने के लिए मैंने कुछ ये दो लाइन निकाल दी थी। तो डिवीजन के बाद ये जो मास दिख रहा है, ये मास जितना पुल कर रहा है उतना ही ये मास भी पुल कर रहा है, तो ये नेट फोर्स आ गया इस पर 0। तो शेल के अंदर ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो, उस ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स डेवलप होने वाला है दैट विल बी टोटली 0। तो हम लोग यहाँ पर ये जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम लोग अवॉइड करने वाले हैं, और हम सिर्फ ये जो इतना स्पीयर बचा है इस पर ही काम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ इतना ही सेक्शन ले लेते हैं। तो फोर्स एट डेप्थ डी, जी एम डैश, राइट, इनटू दैट स्मॉल एम डिवाइडेड बाय, और रेडियस इस नए स्पीयर का है आर माइनस डी का स्क्वायर। अभी एम डैश कितना है, तो देखिए टोटल मास एम जो था वो 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब इतने स्पीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड था। लेकिन मुझे 4/3 पाई आर माइनस डी, ये जो नया स्क्वायर है, ये जो नया स्पीयर है, इसके अंदर कितना मास है। तो समझ लीजिए टोटल मास m इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस पार्ट, तो इस नए स्पीयर में कितना मास एक्यूमुलेट हुआ है, तो उस हिसाब से बात करें तो यहाँ पर 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल हो गया, और m डैश इक्वल टू m डिवाइडेड बाय आर क्यूब और इन ब्रैकेट आर माइनस डी, और इसका क्यूब मुझे दिख रहा है। तो इसको चलो प्लेस कर देते हैं, यहाँ पर इस्तेमाल कर देते हैं। और उसके साथ 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 मैं इसको बता दूँ कि वी विल एक्सपीरियंस अ वेट एज एम जी, और डेप्थ के लिए डी। यहाँ पर मैंने ये सफिक्स डाल दिया है, डी सफिक्स है, ये कोई अलग प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ में मैंने जोड़ दिया है ताकि आपको समझ में आए कि ये एट डेप्थ चल रहेगा। एम एम गॉट कैंसल, सो जी डी कितना आ गया, इट इज जी एम डिवाइडेड बाय दैट आर माइनस डी, जी एम डैश डिवाइड बाय आर माइनस डी, आर माइनस डी ब्रैकेट का स्क्वायर। सो जी बाय आर माइनस डी दैट ब्रैकेट स्क्वायर इनटू, और m डैश की जगह पर m बाय आर क्यूब, आर माइनस डी का क्यूब। तो ये आर माइनस डी के साथ में इसका स्क्वायर और इसका ये पार्ट कट हो गया, तो आर माइनस डी बच जाएगा। यहाँ पर कैसे कट किया मैंने, आर माइनस डी का स्क्वायर और यहाँ पर इसको कट करवा के आर माइनस डी ही सब बचेगा। तो फाइनल फॉर्मूला आ गया जी डी इज इक्वल टू जी एम बाय आर क्यूब इन ब्रैकेट आर माइनस डी। ठीक है, ये तो फॉर्मूला आ गया। बट वी नो दैट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ हम लोग जी एम की जगह पर जी आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये पहली स्लाइड से मैंने आपको बताया। तो जी डी इज इक्वल टू हो जाएगा जी आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय दैट आर क्यूब वॉज देयर इन ब्रैकेट आर माइनस डी। तो फाइनल मेरा रिजल्ट जो हो गया वो हो गया जी डी इज इक्वल टू जी आर माइनस डी और इसको डिवाइडेड बाय आर, और फाइनली अभी सॉल्व करा के जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने डिटेल डिस्कशन नहीं पढ़ा होगा, तो उनके लिए सारा चल रहा है। तो मेरे लिए तो रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट है अभी यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यस, रिजल्ट के हिसाब से बात करें तो ये मेरे लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। हमें कुछ चीज़ें ग्राफ निकालने के लिए भी लगने वाली है आगे, तो ग्राफ के लिए भी कुछ बात कर दूंगा मैं यहाँ पर। देखिए मैंने यहाँ पर एक नोटेशन दिया है कि आर माइनस डी की जगह पर स्मॉल आर लिखा जा सकता है।
तो एक तरीका यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ जो रिज़ल्ट मिल चुका है, यहाँ जो रिज़ल्ट मिल चुका है, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाइड GD G स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R ऐसे भी लिख के रख देता हूँ। ये जब चाहेगा तब हम इस्तेमाल करने वाले, जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसका इस्तेमाल करने वाले। उसी तरीके से यहाँ पर अगर देखते हैं, यहाँ पर अगर देखते हैं तो इस रिज़ल्ट को, कौन से, इस रिज़ल्ट को मैं एक्स्ट्रा लिख देता हूँ यहाँ पर, जी एच इज इक्वल टू जी, और ये आर स्क्वायर अलग कर देता हूँ, और नीचे जो आर प्लस एच था, हमने यहाँ पर डिसाइड किया था आर प्लस एच को हम लोग स्मॉल आर लिख देंगे, तो स्मॉल आर ये स्क्वायर। सो जी एच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर इज अ वेरिएबल, जैसे हाइट बढ़ेगा उस तरीके से स्मॉल आर बढ़ेगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। उसी हिसाब से यहाँ पर अगर बात करें तो जी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। तो हम अगर इस पर ग्राफ निकालते हैं, हम अगर इस पर एक ग्राफ निकालते हैं, कैसे ग्राफ निकालना है समझ लो। तो ये जो हमारा यहाँ हमने स्पीयर कंसिडर कर लिया था बच्चों, और इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्सेस आर के बारे में बात करें तो ये सरफेस में मान के चलता हूँ, ये समझने के लिए सिर्फ, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरिएबल और ये स्मॉल आर, ये समझने के लिए। तो इनिशियली अगर स्पीयर में से हम लोग बाहर जैसे जाते हैं, जैसे जैसे वी चेंज द डिस्टेंस, हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं, तो इनसाइड इनसाइड जी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर था, तो यहाँ मिल जाएगी स्ट्रेट लाइन। और जैसे सरफेस पर आ जाते हैं तब हमें मैक्सिमम वैल्यू थी, और सरफेस के बाहर जैसे जाते हैं तो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था, ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आएगा जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एंड हियर इट वाज जी प्रोपोर्शनल टू आर, और ये एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, दिस वैल्यू इज अ मैक्सिमम। तो इससे एक चीज़ और समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है वो देख लो। उसमें एक चीज़ और समझ में आ रही है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पर ही ज़्यादा है। जैसे आप सरफेस से डेप्थ में जाओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटने वाली है, और जैसे आप हाइट पर जाओ तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटने वाली है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड बिलो डिक्रीजेस और अबव भी डिक्रीजेस। ठीक है, चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन जो है PYQs के वो सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर क्या बताया गया है, ए प्लैनेट हैज डबल द मास ऑफ अर्थ, इट्स एवरेज डेंसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ, एन ऑब्जेक्ट वेइंग W ऑन द अर्थ विल वे ऑन द प्लैनेट विल बी। ठीक है, आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर समझा दूँ बच्चों, ये दो अलग अलग प्लैनेट के हिसाब से बात किया है, तो G इज इक्वल टू हम बात करेंगे GM डिवाइड बाय आर स्क्वायर। लेकिन दिक्कत इसमें ये आ रही है कि यहाँ पर इन्होंने मास की इंफॉर्मेशन दी है और डेंसिटी की इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन रेडियस की इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो मैं ये कहूँगा कि मास, प्लैनेट का जो मास है दैट इज डबल द मास ऑफ अर्थ, अर्थ के मास से डबल है, लेकिन डेंसिटी दोनों का सेम है, तो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 4/3 पाई, ये प्लैनेट जो था उसका रेडियस का क्यूब यहाँ पर, और ट्वाइस यहाँ पर देख लीजिए रो मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई, ये आर जो अर्थ है इसका क्यूब। तो कैंसिलेशन के बाद देख लीजिए रो 4/3, रो 4/3, ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो आर प्लैनेट का क्यूब इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर अर्थ का क्यूब। तो ज़रूरत पड़ने के हिसाब से आर प्लैनेट इज इक्वल टू 2⁻⁴ आर ऑफ अर्थ, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखिए इस फॉर्मूले का कैसा इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन इज अबाउट वेट। तो वेट जो होता है, वेट होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो मैं पहले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कंपेयर कर लूँगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट वुड बी जी मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय दैट रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ओके, इन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्ट वेज W ऑन अर्थ, ये वेट W फील करता है अर्थ पर, तो उस प्लैनेट पर कितना। तो ठीक है, तो हम लोग अगर वेट के बारे में बात करें तो वेट इज़ mg, तो मास तो कहीं चेंज नहीं होने वाला, तो मैं यहाँ पर Gp/ge लिख देता हूँ, और इसको अगर मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दूँ तो ये बच्चे हो जाएगा वेट ऑन दैट प्लैनेट डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ। लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, वेट ऑन प्लैनेट और वेट ऑन अर्थ ऐसा लिख सकते हैं इसको।
तो मास तो वैसे भी कैंसिल होने वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन भी मिल जाए तो बस वही आंसर मिलने वाला है। तो ठीक है, देखिए एम वैसे रख देता हूँ, एम वैसे रख देता हूँ, मतलब ये जो क्वांटिटी मैंने यहाँ पर लिखी है, चलिए मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ इसको, कन्फ्यूजन ना हो जाए, इज इक्वल टू, तो चलिए एम एम हमने लिखा है एडिशनल, तो इसको वेट के हिसाब से बात किया, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है, सीधे सीधे यहाँ पर अगर अलग तरीके से बात करूँ, सही में देखा जाए तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट। तो मास तो कांस्टेंट है दोनों तरफ, तो आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर लो, वेट ऑन प्लैनेट डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट लिख देता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वेट ऑन अर्थ के लिए जी, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो इसमें अभी ये जी कैंसिल हो गया, तो वेट ऑन प्लैनेट डिवाइड बाय वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू क्या होगा, तो मास ऑफ प्लैनेट डबल है, मास ऑफ प्लैनेट डबल है मास ऑफ अर्थ से, ट्वाइस मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय मास ऑफ अर्थ। अच्छा, नोटेशन थोड़ा चेंज हो चुका है यहाँ पर, तो ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ तो अर्थ आर ही ले लेता हूँ, इनटू रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट, इन दोनों का स्क्वायर अलग करवा दिया, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ देखिए रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट अगर बात करें तो 1/2 पावर 1/3 आ जाएगा और ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली आंसर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पावर -2/3 आ जाएगा। सो 2 पावर 1/3 आंसर देखना पड़ेगा, W प्लैनेट इज इक्वल टू 2 पावर 1/3 दैट ऑन अर्थ। ऑप्शन सी 28, यस, ऑप्शन सी है। देखिए ये पहली बार अगर सॉल्व करना है तो मैं इतना रफली दिखा रहा हूँ, इतना लेंदी नहीं होता है, आपको एक बार आइडिया आ जाए तो आप इजीली वैसे ही इसको सॉल्व करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेते हैं अभी हम, तो इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। बॉडी on earth is 400 newton, weight of body on earth is 400 newton, then weight of body when taken to the depth half of the radius of earth, तो जी डी इज इक्वल टू जी 1 - d/r का इस्तेमाल करना है, डेप्थ के लिए यही फॉर्मूला है। वेट के बारे में बात किया तो m इंटू जी डी लिख देता हूँ इज इक्वल टू m इंटू जी, तो मास से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 - d डिवाइड बाय r, ठीक है, इतना यहाँ पर मैंने ला दिया इसको। So now it is weight at that depth is equal to W, right, इन ब्रैकेट 1 माइनस, अभी इन्होंने क्या बताया, एट डेप्थ इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस, मतलब d का मीनिंग रेडियस बाय 2 दिया है, तो आप d बाय आर की जगह पर 1/2 लिख सकते हो इजीली, तो 1 - 1/2 आ गया, तो ये 1 - 1/2 दैट इज W/2। तो वेट ऑन अर्थ वाज 400, सरफेस पर 400 था और ये डेप्थ पर हो गया 200 न्यूटन, तो 200 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 29, yes, B option is correct, okay. Then 30 number question, the acceleration due to gravity at height h above the surface of earth if h is very less than r, तो ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट स्टैंडर्ड है, g in bracket 1 - 2h by r। so question number 30A, right, 30 का A क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। yes, 33, the radii of two planets A and B are r and 4r, अच्छा रेडियस दिया है, and their densities are rho and rho by 3। अभी रेशो ऑफ टू प्लैनेट, रेडियो ऑफ टू प्लैनेट, देखिए दो प्लैनेट के बारे में मैंने अभी बात किया था, फिर पूछा है रेशो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो देखिए जी प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड रेडियस, हमने अभी अभी देखा था स्लाइड्स पर, दिखा देता हूँ मैं आपको। हमने जहाँ पर डिस्कशन कंटिन्यू किया था मैंने आपको बताया था
कि अगर यहाँ पर देख लीजिए, है ना, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अगर बात किया जाए तो जी और आर, अगर दो प्लैनेट को स्टडी किया है और डेंसिटी दोनों का अलग अलग दिया है तो यस, हमको इसका इस्तेमाल करना होगा। चलिए, तो क्या करना पड़ेगा, जी प्लैनेट ए डिवाइड बाई जी प्लैनेट बी इज इक्वल टू रो ए बाय रो बी इंटू आर ए बाय आर बी। ठीक है, इतना तो ठीक है। अभी क्या करें, रो ए का मीनिंग रो है और रो बी का मीनिंग रो बाय 3 है, इंटू आर ए का मीनिंग आर है और आर बी का मीनिंग 4 आर है। तो कैंसिलेशन के बाद देखिए ये 3 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर ये 4 रह जाएगा, तो 3/4 होना चाहिए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन सी होना चाहिए, राइट। फिर 34 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही तो क्वेश्चन दिख रहा है, ये आप होमवर्क की तरह ले लो बच्चों इसको, 34 को। तो 34 का आंसर क्या आना चाहिए, तो इसका डी ऑप्शन आएगा, ये आप एक बार चेक कर लो, इसको एक बार चेक कर लो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, ये भी, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली। द वेट ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस इज 18 न्यूटन। द वेट ऑफ बॉडी एट एन एल्टीट्यूड 3200 किलोमीटर, हाइट पर पूछा गया। देखिए जी एच इज इक्वल टू जी, अभी यहाँ पर आप बोलोगे सर 1-2h/r का इस्तेमाल करें क्या, तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि एल्टीट्यूड मतलब हाइट काफ़ी हद तक बड़ी है। 5 to 7% कितना होता है, देखिए 6400, इसका अगर 5% भी आप निकालो, जैसे कि 10% निकालो तो 640 किलोमीटर हो जाएगा, और ये 10% हो जाएगा, और 5% निकालो तो इसका 320 किलोमीटर हो जाएगा। तो 320, 340, 350, तो ये चल जाएगा, जो मैंने 6-7% तक एक्सटेंड किया था ज़्यादा से ज़्यादा, तो चल जाएगा। लेकिन यहाँ ये नहीं चलने वाला है, क्योंकि 3200 किलोमीटर तो बहुत बड़ा हो चुका है। तो हमें फॉर्मूला है जी एच इज इक्वल टू जी, और इसके दो फार्मूले थे, तो उसमें से मैं ये फार्मूला इस्तेमाल करूँगा, 1+h/r और इसका स्क्वायर। तो अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूँ तो m इंटू जी एच, दिखाने के लिए मैं ले रहा हूँ m इंटू जी डिवाइड बाई 1+h/r। तो बच्चों आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये वेट एट हाइट h है और ये वेट ऑन ग्राउंड है 1+h, 3200, और रेंज रेडियस होती है 6400 जो इन्होंने भी दिया है, और इसका स्क्वायर था। ठीक है, तो वेट ऑन सरफेस जो है वो 18 है, डिवाइडेड बाय 1+1/2, इसका स्क्वायर आएगा, ये 18, ये 3/2, मतलब ये ऊपर 4 आ गया और ये 9 आ गया। 8 न्यूटन होना चाहिए आंसर 36 का, मतलब इसमें जो 36 दिया है उसका डी आंसर 8 न्यूटन आंसर है, राइट। तो बस इसी तरीके से क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस और है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, तो जो कवर करना है तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ इस सीरीज को, अदरवाइज ये आपको इजीली करते आना चाहिए सारे क्वेश्चंस। एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू अ हाइट above the surface of earth at distance 5/4r from the center of earth, from the center of earth बताया गया है। the percentage decrease in weight of object is, the percentage decrease in weight of object is, ठीक है। तो अगर मैं सेंटर से कैलकुलेशन करता हूँ, सेंटर से अगर ये 5/4r है, तो ये r था, तो हाइट कितना होना चाहिए, तो हाइट मस्ट बी 5/4r माइनस r होना चाहिए, मतलब r/4 होना चाहिए, राइट, r/4 होना चाहिए, ये हाइट होनी चाहिए। अच्छा चलो क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो वेट एट हाइट h इज इक्वल टू w डिवाइडेड बाय 1+h/r, इसका स्क्वायर होना चाहिए था, राइट, यही होना चाहिए था ना। कैसे होना चाहिए था, जी एच इज इक्वल टू जी बाय 1+h/r का स्क्वायर था, बस वही m से मल्टीप्लाई कर दिया। सो डब्ल्यू एच इज इक्वल टू w डिवाइडेड बाय 1+, हाइट कितना बच्चों r/4 है, तो r/4 डिवाइडेड बाय, अगर h/r लिख दूँ तो 1/4 हो जाएगा, तो यही लिखता है 1/4 इसका स्क्वायर। तो w बाय ये 25 और ये 16 हो जाएगा, तो डब्ल्यू एच। तो क्वेश्चन इज अबाउट WH/W, अगर लिख दूँ तो इट इज़ इक्वल टू 16/25। ठीक है, तो परसेंटेज एरर इस टर्म में अगर हमें चाहिए होगा तो हम ऐसे निकालेंगे, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100% इज इक्वल टू
तो डब्ल्यू एच के सामने 16 था, एच मतलब सफिक्स है, ध्यान में रख लो, एच इज सफिक्स हाइट के लिए। तो 16 और डब्ल्यू के सामने 25 था, तो -25 डिवाइडेड बाय ये 25 इंटू 100% इज इक्वल टू कितना आ गया? तो ये -9 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100%, तो 4 -36। तो -36 मतलब ये डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट मिल रहा है। डिक्रीज मतलब क्या हो रहा है? वेट एट हाइट इज ऑब्वियसली डिक्रीज देन एट ऑन सरफेस। तो 36% से घटने वाला है, द परसेंटेज डिक्रीज बाय 36%। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर ए होना चाहिए, ए होना चाहिए, करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 41 पे आ जाते हैं। अच्छा, अभी इसमें कैसा करना है? इसमें भी वही चीज़ आ रही है, द परसेंटेज डिक्रीज इन अ वेट ऑफ ए रॉकेट व्हेन इट इज टेकन टू हाइट ऑफ 32 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अभी ये दिक्कत है कि 32 किलोमीटर पूछा बताया गया है, तो 32 किलोमीटर तो बहुत छोटा होता है एक्चुअल में देखा जाए तो। तो इसको हम्म, तो जब ऐसी चीज़ आ जाए, तो जी वुड बी लाइक, नहीं इसको ऐसे नहीं करना पड़ेगा। वेट ऑफ ए रॉकेट व्हेन इट इज टेकन टू हाइट ऑफ 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर बहुत ही कम है। तो चलिए जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाय आर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है मैं दिखाता हूँ आपको। तो जी एच इज इक्वल टू जी माइनस ट्वाइस ऑफ जी एच बाय आर, इसको एक्सपांशन ऐसा होगा, तो जी एच माइनस जी इज इक्वल टू -2gh/r। तो यह आ जाएगा जी एच माइनस जी डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू -2h/r, ये आ जाएगा। अब इनको परसेंटेज के टर्म में अगर बात करें तो यस, जी एच माइनस जी बाई जी इंटू 100% इज इक्वल टू, तो राइट में तो डायरेक्ट रिजल्ट है -2h/r इंटू 100%। तो बहुत ही छोटा सा परसेंटेज में चेंज होने वाला है। तो इसमें क्या करना है देख लो, यहां आ जाएगा जी एच माइनस जी बाई जी इंटू 100% इज इक्वल टू माइनस हाइट है 32, 2 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 6400 इंटू दैट 100%। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो -1% आ गया। माइनस का मतलब डिक्रीज हो गया, तो इन्होंने डिक्रीज ही पूछा है ना, तो 1% आंसर ए आना चाहिए। यहाँ पर आंसर ए होना चाहिए 41 का। यस, ए आंसर है, करेक्ट है, राइट। अभी 42 पर बात कर देते एक बार। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक बाय 2% while its mass remains same, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस। तो ऑन द सरफेस वाला फॉर्मूला तो जी एच इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर था। इन्होंने मास फिक्स कर दिया और रेडियस को चेंज करवा दिया, और 2% बहुत ही कम परसेंटेज है, तो आप रिलेटिव एरर इस्तेमाल कर लो, डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर। ठीक है, तो 2 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर, तो इसमें 2 इंटू आ जाएगा डेल्टा आर बाय आर मतलब 2%, दैट इज इक्वल टू 4%। अभी मेरे सामने बच्चों आ रहे हैं दो ऑप्शंस, या तो डिक्रीज हुआ या तो इंक्रीज हुआ बाय 4%। अभी इसका डिसीजन कैसा लिया जाए? तो आप सीधी सी चीज़ है यहाँ पे समझ लो, रेडियस कम हो रहा है, श्रिंक बाय 2%, रेडियस कम हो रहा है, और रेडियस यहाँ इन्वर्स में था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। अगर रेडियस कम होता है तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, रेडियस कम होता है तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ 4% जी की वैल्यू में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में 4% से इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज्ड बाय 4% होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है आंसर डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, यस, डी आंसर इज करेक्ट हियर, डी आंसर इज करेक्ट हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस ये लास्ट आर्टिकल है, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो रोटेशन ऑफ अर्थ से क्या होता है, क्योंकि हमने अभी तक रोटेशन ऑफ अर्थ को अज्यूम ही नहीं किया था। समझ लो अर्थ जो है रोटेट हो रही है, और हम लोग यहाँ पर जो है, ये जो ग्रेटर सर्कल दिखता है इसको हम लोग इक्वेटर कह देंगे। मतलब अर्थ को अगर ऐसे छोटे 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 सर्कल्स में डिवाइड कर दे, तो इन सारे सर्कल्स में ये ग्रेटेस्ट सर्कल हो जाएगा। तो ये ग्रेटर सर्कल जो है ये इक्वेटोर है, ये इक्वेटोर की तरह काम कर रहा है, ये इक्वेटोर है, राइट। और अर्थ जिस एक्सिस पर रोटेट करे, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन हियर, अबाउट दिस इट इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अभी करना क्या है समझ लो, हम लोग इक्वेटोर पर अगर है तो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ सेंटर, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो वी मेक सम एंगल फाई
विथ रिस्पेक्ट टू दैट इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन के साथ में कोई एंगल तैयार कर रहा है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेडियस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होने की वजह से विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटोरियल प्लेन ये एंगल इसने तैयार कर दिया यहाँ पर फाई। तो फाई जो होगा यहाँ पर, इसको हम लोग कह देंगे लैटिट्यूड। फाई जो होगा वो लैटिट्यूड होगा, वो एक तरीके से इंफॉर्मेशन, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। अच्छा, ये यहाँ पर है और रोटेट हो रहा है, तो अभी यहाँ क्या समझ में आएगा, दिस ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग और रोटेट हो रहा है और सर्कुलर मोशन यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। तो ये इसका जो सर्कल है बच्चों, छोटा सर्कल हो रहा है और इसका रेडियस मान के चलते हैं कि इसने रेडियस बना लिया आर, लेकिन मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट ये कैपिटल आर होगा। ठीक है, अभी क्या करना है उसको समझ लो, उसको थोड़ा डिटेल में समझ लो क्या चीज़ चल रही है। तो यहाँ पर इस बॉडी का जो वेट होगा वो वेट इस तरीके से होना चाहिए, वेट मस्ट बी mg। ये अर्थ के सेंटर की तरफ होना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है बच्चों, बिकॉज ऑफ इट इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन, तो यहाँ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में काम करवाने वाला हूँ। सेंट्रीफ्यूगल कितना, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, राइट। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल काम करेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। इसको अगर रिजॉल्व कर दूं मैं, रिजॉल्व करते समय ये कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट मुझे लेते आ सकता है। यहाँ एंगल अगर फाई है तो ये भी एंगल बच्चों यहाँ पर फाई होगा। सो दिस कंपोनेंट विल बी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ फाई, राइट। अच्छा, ये दूसरे कंपोनेंट को क्या करना है, तो इसका स्टडी नहीं करना है, तो इसको आप भूल जाओ, फिलहाल के लिए भूल जाओ, नहीं है, दिक्कत ही नहीं है, इसको लेना ही नहीं है अभी। तो इसको मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि mg जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये रोटेशन की वजह से ये जो कंपोनेंट है mg को अगेंस्ट में जा रहा है। अभी मैंने वेक्टर तो बहुत बड़े बड़े दिखा दिया है, तो इतना बड़ा वेक्टर नहीं होता है, ये सिर्फ मैं एग्जैगरेट करके सिर्फ दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि mg जो एक्चुअल वेट है इसमें ये थोड़ा कंपोनेंट कम होने वाला है। तो यहाँ का जो वेट होगा अपेरेंट वेट वुड बी लाइक mg डैश, अपेरेंट वेट उस जगह का इज इक्वल टू ओरिजिनल जो वेट mg हम लोग अज्यूम करते थे विदाउट रोटेशन, इसमें से माइनस ये कंपोनेंट एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ फाई ले लेते हैं। लेकिन इसमें रेडियस और कॉस फाई दोनों ही वेरिएबल है, जैसे फाई चेंज हो जाएगा रेडियस भी चेंज हो जाएगी। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें ये छोटा सा एक ट्रायंगल इमेजिन करता हूँ। ये ट्रायंगल में क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर फाई तो ये भी फाई होने वाला है, समझ लो, अगर ये फाई है तो यहाँ पर ये भी फाई होने वाला है। और इस छोटे से ट्रायंगल में अगर बात करें तो कॉस फाई इज इक्वल टू, तो कॉस फाई एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, मतलब स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। तो स्मॉल आर की जगह पर मैं और कॉस फाई लिख सकता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला जो है ये बन जाएगा एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस एम आर की जगह पर कैपिटल आर कॉस फाई ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई। ठीक है, वापस लास्ट में एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस एम आर कैपिटल आर अभी ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ये वेट के बारे में पूछा जाए तो, और मास को डिवाइड कर दो हर तरफ, तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ये आ गया। अभी इसमें कुछ स्पेशल केसेस है वो भी थोड़ा समझ लो, स्पेशल केसेस क्या क्या है। तो पहले अगर मैं इक्वेटोर पर हूँ तो मुझे यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये पॉइंट जहाँ यहाँ से यहाँ तक ला दीजिए। तो इक्वेटोर पर अगर मैं हूँ तो एट इक्वेटोर फाई की वैल्यू हो जाएगी 0। तो जी डैश मतलब जी इक्वेटोर में लिख देता हूँ, इक्वेटोर वुड बी लाइक जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि कॉस फाई की वैल्यू तो बच्चों 1 हो जाएगी, यहाँ पर कॉस फाई की वैल्यू 0 होने की वजह से कॉस फाई 1 हो जाएगा। तो ये इक्वेटोर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल रहा है, जो कि ओरिजिनल जो हमें अभी तक वैल्यू मिली थी, ओरिजिनल हमें अभी तक जो वैल्यू मिली थी जी, उसमें से थोड़ी वैल्यू घट रही है, उसमें से थोड़ी वैल्यू घट रही है। अगर अर्थ का रोटेशन ही स्टॉप हो जाए या रोटेशन हम लोग निग्लेक्ट करा ले तो जी इक्वेटर मस्ट बी इक्वल टू जी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो मुझे दिख रहा है बिकॉज ऑफ रोटेशन इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इक्वेटर इज लेस। ठीक है, कितने से, आर ओमेगा स्क्वायर से कम हो रहा है। फिर दूसरी जो स्पेशल चीज़ है इसमें, एक्सट्रीमली सॉरी, दूसरी जो स्पेशल चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ये दिख रही है, सेकंड केस एट पोल। तो पोल पे हम लोग जैसे जाते हैं, यहाँ से पोल पर अगर चले गए
तो यहाँ एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ले लेते हैं, तो फाई की वैल्यू अगर 90 डिग्री ले लेते हैं तो जी एट पोल, इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करना है तो जी लिख लेता हूँ, और फाई की वैल्यू 90 होने के वजह से ये 0 हो जाएगा। तो जी एट पोल इज इक्वल टू जी, राइट। तो ये आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज इक्वल टू जी की वैल्यू मिल चुकी है। मतलब ये सीधे सीधे बन रहा है कि इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है और पोल पर वैल्यू ज़्यादा है। अगर अर्थ का रोटेशन रुक जाए तो हर जगह की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम हो जाएगी। अगर कोई चीज़ मुझे खरीदनी हो तो मैं यहाँ पर खरीदूंगा, क्योंकि यहाँ पर वेट कम भरने वाला है बाय आर ओमेगा स्क्वायर, और इसको अगर बेचना है तो पोल पर जाकर बेचना पड़ेगा। लेकिन किसको बेचना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है। और एक लास्ट आर्टिकल में दे देता हूँ, फॉर वेटलेसनेस ऑन इक्वेटर। फॉर वेटलेसनेस ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पर वेटलेसनेस क्यों फील होगा, तो इसके लिए क्वेश्चन आता है, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। ये ऐसे सवाल आता है, मतलब ओमेगा निकालना होता है। तो मान लीजिए अर्थ का रोटेशन बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और एक ऐसी वैल्यू ओमेगा की मिल चुकी है जिस समय लेट एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डैश जी डैश इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन, मतलब उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, अपेरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो 0 हो चुकी है। ये 0 हो चुकी है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जी मस्ट बी इक्वल टू आर ओमेगा वो डैश का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फाई। क्योंकि मैं इक्वेटर की बात कर रहा हूँ तो सीधे सीधे फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इक्वेटर के बारे में बात कर रहे हैं तो इक्वेटर पर फाई की वैल्यू 0 होती है, तो कॉस स्क्वायर फाई मस्ट बी 1। तो ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू रूट ऑफ जी बाय आर। दूसरा सवाल इसमें आता है टाइम पीरियड से रिलेटेड। हमें पता है टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, तो इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा को डाल देते तो रूट आर बाई जी आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, 2 पाई रूट आर बाई जी आ गया। रेडियस ऑफ अर्थ और आर की वैल्यू अगर आप ले लो तो टी अप्रॉक्सीमेटली 84.6 मिनट मिल जाएगा। ये आपको समझ के लेना है, ध्यान में रखना है। या फिर अप्रॉक्सीमेटली 1.4 आर। मतलब अगर अर्थ इस तरीके से स्पिन हो ताकि पूरा एक रोटेशन 84.6 मिनट में कवर कर ले, तो हम लोग जो कि इक्वेटर पर खड़े हैं, है ना, वी विल फील वेटलेसनेस, हमें वेटलेसनेस फील हो सकता है। ये आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रख लो। फिर आगे बढ़ते हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन मैं करवा के लेता हूँ, इसके बाद मैं लेक्चर रोक दूंगा, है ना। लास्ट में क्या होता है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस एट पोल इज जी, एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पोल इज डब्ल्यू, ठीक है। ऑब्जेक्ट वेज एट इक्वेटर एंड हाइट एच अबाउट द पोल बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। वेट आर फाउंड टू बी सेम। तो इनका कहना क्या है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। इनका कहना ये है कि जो बॉडी को यहाँ पर जिन्होंने वेट निकाला W, ये वेट, और पोल पर इस हाइट पर जो वेट निकाला है, ये दोनों वेट सेम है। मतलब वेट ऑन इक्वेटर इज इक्वल टू वेट ऑन पोल, लेकिन वेट ऑन पोल एट हाइट एच। तभी वेट ऑन इक्वेटर के बारे में बात करें तो एम जी डैश आएगा, और वेट ऑन पोल के बारे में बात करें तो पोल पर इस हाइट के बारे में बात किए तो फॉर्मूला कितना आने वाला है, एम जी एच लिख देता हूँ मैं, राइट, एम जी एच। तो एम एम कैंसिल हो गया, जी डैश का मतलब हो गया जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर है और ये रोटेशन ऑफ अर्थ का इफेक्ट यहाँ पर कंसिडर किया है, क्योंकि उन्होंने बताया है ना कि रोटेट हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो ऑन इक्वेटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई होना चाहिए, लेकिन इक्वेटर पर फाई की वैल्यू 0 है। और एट हाइट एच, क्योंकि ये तो स्पीयर ही है, तो एट हाइट एच जी इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाय आर, यही लेना है। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा तो हाइट नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पर एच इज़ वेरी वेरी लेस देन आर बताया गया है। तो इसको सॉल्व करते समय जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू जी माइनस ट्वाइस ऑफ जी एच बाय आर आ जाएगा। ये जी जी तो वैसे भी कैंसिल हो गया, तो आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी एच बाय आर आ गया। तो क्वेश्चन इज अबाउट हाइट, तो
तो H इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G आ गया। यस, ऑप्शन ए यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 55 ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। लास्ट लेक्चर जो होगा वो पोटेंशियल और फील्ड से रिलेटेड होगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो।